एक रजनी नाम की महिला स्कूल टीचर जिसकी अभी शादी नहीं हुई है और वह बच्चों को पढ़ाया करती है। अब लंच का समय होता है। लंच के समय बच्चे तो ग्राउंड में खेलने के लिए जाते हैं, लेकिन ये जो रजनी होती है वह स्कूल की एक दीवार से कान सटाकर बैठी हुई थी, यानी कि जैसे सर को टिकाकर बैठ जाते हैं। तभी अचानक से उसे किसी रोने की आवाज़ आती है और इस रोने की आवाज़ को सुनकर वह वहाँ से खड़ी होती है और उस तरफ चली जाती है जहाँ से आवाज़ आ रही थी। वहां पर उस दीवार स्कूल से लगा हुआ एक पंचायत भवन था और उस पंचायत भवन में जैसे ही वो जाकर देखती है तो वहां पर जो इस गांव का पुराना सरपंच था, यानी कि फिलहाल तो सरपंच कोई और है, दूसरा सरपंच था और वह अपने आप को इस दुनिया से विदा करने की कोशिश कर रहा है। उसने रस्सी भी बांध ली है, साथ में ईंटों का चबूतरा लगा रहा है और फूट फूट कर रो रहा है। यह सब कुछ देखकर वह एकदम से वहां पर जाती है और उसे ऐसा करने से रोक लेती है, लेकिन वो जो सरपंच होता है पुराना, वह कहने लगता है कि आप यहां से चली जाओ और मुझे ये सब कुछ कर लेने दो। जब वो उससे उसकी कहानी पूछती है तो वह उसे एक ऐसी कहानी बताता है जिसे सुनने के बाद ये जो महिला टीचर होती है वह भी पूरी तरह से हैरान हो जाती है और उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि इन दोनों की एक दूसरे से शादी हो जाती है। कौन थी वह महिला टीचर और किस वजह से ये सब कुछ उन दोनों के बीच में हुआ था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। उत्तर प्रदेश के एक जिले के अंदर एक गांव होता है, जिस गांव के अंदर एक महिला टीचर की पोस्टिंग होती है। पोस्टिंग होने के बाद वो जैसे ही अपने पहले दिन उस स्कूल पर जाती है जहां पर उसे ड्यूटी करनी थी, तो वहीं पर गांव के कुछ लड़के होते हैं और वह लड़के आने के बाद एकदम से उस महिला टीचर को जब देखते हैं तो उन्हें विश्वास नहीं होता कि ये महिला टीचर है, तो इसी वजह से वे उसके साथ छेड़छाड़ करने लगते हैं। अब महिला टीचर जो कि पढ़ी लिखी थी, जिसका नाम रजनी होता है, वह एकदम से इस बात का विरोध करती है और उन लड़कों को सबक सिखाने के लिए उन पर हाथ उठा देती है। अब जैसे उन पर वो हाथ उठाती है तो वो लोग भी उसके साथ और भी बदतमीजी करने लगते हैं और उसके बाद वह पुलिस को बुलाने की धमकी देने लगती है। अब गांव का माहौल था, आसपास के लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होने के बाद फिलहाल तो इस बात को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहां पर जो गांव का सरपंच होता है उसको बुला लिया जाता है। सरपंच जो कि 31 साल का लड़का था, जिसका नाम संतोष होता है, और जैसे ही वो आकर यहां पर मामले को देखता है तो देखने के बाद समझ जाता है कि अगर महिला टीचर ने पुलिस को बुला लिया तो इन लड़कों को जेल जाने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि पढ़ी लिखी हैं और सारे कानून जानती हैं। जबकि गांव वाले ये कह रहे थे कि ऐसे कैसे कर दोगी, कोई बात नहीं, बच्चों से गलती होगी तो गलती का इतना बड़ा वो नहीं हुआ करता। अब इन सभी बातों को देखते हुए यहाँ पर जो सरपंच साहब होते हैं वह उस महिला टीचर की थोड़ी बहुत बड़ाई करने लगते हैं। कहते हैं कि मैडम के साथ गलत हुआ है और इसके बारे में तुम्हें उनसे माफी मांगनी होगी। अब इस बात को सुनकर जो वो गांव के लड़के होते हैं उनकी ओर गांव वाले लेने लगते हैं और कहते हैं कि क्या हो गया, अगर गलत हो गया तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि तुम अपने गांव वालों को छोड़कर किसी बाहरी व्यक्ति का साथ दोगे। वह उन्हें समझाने की कोशिश करता है, कहता है कि देखो ये पढ़ी लिखी है और ये बहुत कुछ ऐसा वैसा कर सकती है, लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं और उल्टा सरपंच के ही खिलाफत करने लगते हैं। कहते हैं कि नहीं, ये माफी नहीं मांगेंगे। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो सरपंच साहब होते हैं वह महिला टीचर से कहने लगते हैं कि देखिए, आपसे मैं माफी मांग रहा हूं और आप ना इन पर कोई भी कार्रवाई मत करो, इनकी तरफ से मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर जो महिला टीचर होती है वो कहने लगती है कि जब ये लोग माफी नहीं मांग रहे तो आप माफी क्यों मांग रहे हो। लेकिन इस बात से भी गांव वालों को प्रॉब्लम होती है और इस प्रॉब्लम के चलते वो लोग उनकी खिलाफत करने लगते हैं, यानी कि फिर से सरपंच को खरी खोटी सुनाते हैं और कहते हैं कि तुम क्यों हमारी तरफ से नाक नीची करवा रहे हो, हम गांव के लोग हैं और हम इससे भला माफी क्यों मांगे, ये कोई इतनी बड़ी वो है, ये है वो है, ढेर सारी बातें उससे कह डालते हैं। अब इन सभी बातों को सुनने के बाद जो महिला टीचर रजनी होती है उसे एकदम से बहुत जोर से गुस्सा आ जाता है और इसी गुस्से के चलते वह फौरन से पुलिस को फोन करती है और पुलिस को बुलाकर उन चारों लड़कों के खिलाफ केस दर्ज करवा देती है। केस दर्ज हो गया था और इसके तहत उन्हें 15 दिन तक जेल भी काटनी पड़ती है। अब जैसे गांव के अंदर ये बात फैलती है तो वहीं पर जो संतोष होता है उसका एक अपोनेंट होता है, यानी कि जो कभी पहले सरपंच रहा था और उसके आने के बाद उसका पत्ता साफ हो गया था, क्योंकि सरपंच की काफी अच्छी छवि थी संतोष की। इसी वजह से जब वह देखता है कि उसके खिलाफत में लोग हो गए हैं तो वह उस खिलाफत की आग को और भी ज्यादा भड़काता है और लोगों को इस तरह से उसके खिलाफ कर देता है कि लोग उसे बुरी तरह से परेशान कर देते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुमने जो कुछ भी किया है वो उसका हर्जाना तुम्हें भुगतना पड़ेगा और इन बच्चों को जो जेल हुई है ना उसकी वजह से अब तुझे सरपंच नहीं बनने दिया जाएगा, तुम्हें भी पता चलेगा कि गांव वालों की पावर क्या होती है। वह सभी को समझाने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी नहीं समझता है और वही होता है दोस्तों, जब इस बार सरपंची का इलेक्शन आता है तो इस इलेक्शन में उसे बुरी तरह से हरा दिया जाता है।
अब यहाँ पर जब इलेक्शन हार जाता है तो उसके बाद भी जो पहला वाला सरपंच होता है वह उससे रेंजर्स बांध बैठता है और उसे और भी ज्यादा टॉर्चर करने लगता है। उसके घर में लड़कियों के फोटो भेजता है और फोटो भेजने के बाद उन पर तरह तरह की बातें उसके घर की दीवार पर लिख दिया करता है कि दूसरी लड़की के चक्कर में इस तरह से गांव वाले के खिलाफ हो गया, अब तुझे बताते हैं। यानी कि इस तरह की बातें उसके घर पर लिखी जाती हैं और इन सभी चीजों को देखने के बाद वह काफी ज्यादा परेशान होता है। मन ही मन में ढेर सारी बातें सोचता है और अपनी पुरानी यादों में खो जाता है। सोचता है उन दिनों को जब उसका बचपन शुरू हुआ था और उसी दौरान उसके माता पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। हालांकि उसके पास थोड़ी सी पुश्तैनी जमीन थी, लेकिन अभी वह छोटा था और इसी वजह से वह अपने ननिहाल में चला जाता है और वहां पर धीरे धीरे बड़ा होता है। नाना नानी के साय में वो बड़ा हुआ था और बड़ा होने के बाद जब वह वापस से अपने गांव में आता है, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसे इश्यू हो जाते हैं, तो उसके बाद गांव में आने के बाद सभी लोगों की मदद किया करता है, समाज सेवा में दिन भर लगा रहा करता है। और ये बातें गांव वालों को बड़ी अच्छी लगती हैं और गांव वालों में से कोई उसकी शादी भी करा देता है। शादी होने के बाद उसकी पत्नी घर के अंदर आ जाती है। वो थोड़ी बहुत अपनी जिम्मेदारी को किया करता था, यानी खेती बाड़ी को, और उसके बाद फिर से गांव की मदद करने में लग जाया करता। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर उससे कह दिया करता किसी का खेत का काम होता है तो भी उसे करवा दिया करता, या फिर किसी बाहर शहर जाने का काम होता उसे भी करवा दिया करता, क्योंकि वह थोड़ा सा पढ़ा लिखा था। तो इसी वजह से गांव में सभी लोगों की मदद किया करता है। और जब उसकी पत्नी जिससे उसकी शादी हो रखी है वह ये देखती है कि ये तो आगे बढ़ने के लिए कुछ सोचा ही नहीं करता है, बस खेती बाड़ी कर लेता है और उसके बाद अपने जीवन को दूसरों के लिए न्यौछावर कर रहा है, तो उसके बाद पहले तो उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर जो संतोष होता है उसका मन नहीं लगता बिना दूसरों की मदद किए, और इसी वजह से वह अपनी पत्नी को समझा देता है। कहता है कि देखो मेरा मन इसी चीज में लगा करता है और तुम इस बात के लिए मुझे बिल्कुल भी फोर्स मत करो और तुम अपना काम देखो जैसे तुम्हें करना है, मैं अपना काम कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, घर में खाने लायक अनाज तो है और जैसा भी समय बीत रहा बीत ही रहा है। इस तरह से पैसा तो किसी के पास ज्यादा नहीं आ सकता। लेकिन यह बात उसकी पत्नी जिसका नाम अनीता होता है उसे बड़ी बुरी लगती है और इसके बाद वह अपने मायके वालों को यह बात बताती है। मायके वाले भी उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन समाज सेवा का भूत उसके सर पर ऐसा चढ़ा हुआ था जिसकी वजह से वह गांव वालों को चूज करता है, ना कि अपनी पत्नी को। इसी वजह से यहाँ पर जो उसके मायके वाले होते हैं उसकी पत्नी के, वह अपनी बेटी को अपने पास बुला लेते हैं और उसके बाद उन दोनों का तलाक हो जाता है पंचायती रूप से। अब दोनों अलग अलग हो गए थे और इसके बाद जब गांव वाले ये देखते हैं कि उस बेचारे के साथ ऐसा हो गया है, हम लोगों की मदद करने की वजह से उसका तलाक हो गया है, तो उसके बाद जो गांव वाले होते हैं वो कहने लगते हैं कि भाई अगर तू ऐसा कर रहा है तो ऐसा कर ले, क्यों ना तू सरपंची पर खड़ा हो जा। अब गांव का एक व्यक्ति जिसका नाम हरपाल सिंह होता है और हरपाल सिंह भी सरपंची के लिए खड़ा हुआ था, यानी कि प्रेजेंट में सरपंच वही था। और जब उसके कानों तक ये बात पहुंचती है तो वह इस बात को सुनकर हंसता है कि वो भला मेरी क्या बराबरी कर सकेगा, लेकिन गांव वालों की मदद करने की वजह से उसे गांव का पूरा सपोर्ट होता है। और जब गांव वाले बार बार उसे सरपंची में खड़ा होने के लिए कहते हैं तो उसके बाद वह भी सरपंची के लिए खड़ा हो जाता है। अब जब वह सरपंच के लिए खड़ा होता है तो भारी मतों से वह विजय हो जाता है और उसके बाद गांव में अब इस काम को पूरी शिद्दत के साथ करने लगता है, क्योंकि अब इस काम के लिए उसे तनख्वाह भी मिला करती है और साथ में यही अब उसका काम है। यहाँ पर जो संतोष होता है वह दिन रात एक करके मेहनत करता है, गांव की सड़कों को बनवाता है, हर चीज की फैसिलिटीज अच्छी तरह से कर देता है और गांव में किसी को परेशानी हुआ करती तो डटकर उस परेशानी का उसके साथ मिलकर सामना किया करता। गांव वाले बड़े ही खुश होते हैं इस बात से, लेकिन तभी अचानक से ये इंसिडेंट हो जाता है और इस इंसिडेंट के बाद उसकी जिंदगी कुछ इस तरह की हो गई थी कि जिस गांव के लिए उसने अपनी पत्नी तक को छोड़ दिया वह गांव ही अब उसके खिलाफ हो गया है। और ऊपर से जो सरपंच था हरपाल सिंह, वह भी उसके घर में उन लड़कियों के फोटो भेजवाता है जो गांव की ऐसी लड़कियां होती हैं जिनकी काफी ज्यादा इज्जत है, और काफी सारी ऐसी बातें लिखता है ताकि वह उसे बदनाम कर सके। साथ में उन्होंने रजनी जो कि स्कूल टीचर थी उसका भी फोटो उसके घर में डाल दिया था। और इन सभी चीजों को देखकर वह परेशान हो जाता है और सोचता है कि अब तो अपने आप को इस दुनिया से ही विदा कर लेता हूं। ऐसा सोचकर वह पहले तो गांव में इधर उधर घूमता है और घूमते घूमते अचानक से उसकी नजर उस पंचायत भवन पर पड़ती है जिस पंचायत भवन को उसने बड़ी उम्मीदों से बनवाया था ताकि इस भवन के अंदर बैठकर वह गांव की समस्याओं का समाधान कर सके। उसे देखने के बाद वो सोचता है कि यही जगह ठीक रहेगी और ऐसा सोचकर उन सारे कागजों को, जो कुछ भी कागज उसके घर में फेंके गए थे जिनमें तरह तरह की बातें लिखी हुई थी, और साथ में उस फोटोज को, जो फोटो उसके घर में फेंके गए थे, उन सभी को लेता है और लेने के बाद टेबल पर बैठकर
फूट फूट कर रोने लगता है। रोता हुआ वो एक नोट लिखता है, जिस नोट के अंदर उसने पूरी बातें लिख दी थी कि मैंने गांव के लिए अपनी पत्नी तक को छोड़ दिया, लेकिन फिर भी गांव ने मेरे साथ नहीं दिया और इसके पीछे किसी का हाथ नहीं है। मैं खुद ही अपने आप को इस दुनिया से विदा कर रहा हूं। ऐसा लिखने के बाद वह रोता हुआ उन सभी को वहीं पर एक टेबल पर रखता है और टेबल पर रखने के बाद एक रस्सी का इंतजाम करता है और रस्सी का इंतजाम करने के बाद रोते हुए ईंटों को उठा उठाकर एक चबूतरा बनाने लगता है पंखे के नीचे, क्योंकि उसका सीधा प्लान था कि ईंटों का छोटा सा चबूतरा बनाएगा और चबूतरा बनाने के बाद उसके ऊपर खड़ा होकर अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लेगा। ये सारी बातें वह तय कर रहा था, लेकिन बार बार उसे रोना आ रहा था। वह उन पलों को भी याद कर रहा था कि अगर अपनी पत्नी का वो कहा मान लेता तो उसके बाद उसका जीवन भी इसी तरह से होता जिस तरह से आम लोगों का हुआ करता है। लेकिन उसने समाज सेवा को सुना, लेकिन समाज ने उसको कुछ भी नहीं दिया। इन सभी बातों को सोचते हुए जब वह रो रहा था तो वहीं पर उस पंचायत भवन के टच में ही एक स्कूल होता है, जो कि सरकारी स्कूल था। अब जैसे ही दिन के समय में सरकारी स्कूल में लंच होता है और लंच के दौरान जो बच्चे होते हैं वो दूर बने हुए ग्राउंड में चले जाते हैं खेलने के लिए, तो अब स्कूल के अंदर पूरी तरह से सन्नाटा होता है और इसी सन्नाटे में रजनी अपना सर को दीवार से टिका कर बैठी हुई थी और उसका कान दीवार से लगा हुआ था। उसी दौरान उसे किसी के रोने की आवाज सुनती है। चूंकि रजनी उस दिन के बाद से ज्यादा किसी से मतलब नहीं रखा करती, वह पास ही के शहर में कमरा ली हुई है और वहां से यहां पर आकर बच्चों को पढ़ाया करती है और यहां से वापस चली जाया करती है। अब जब वह इस तरह से किसी के रोने की आवाज सुनती है तो उसे बड़ा ही अजीब लगता है और इसके बाद वो वहां पर पहुंच जाती है। ढूंढते ढूंढते जैसे वो पंचायत घर में जाती है तो वहां पर उसे वो सब कुछ दिख जाता है और ये सब कुछ दिखने के बाद वह एकदम से उस ईंटों के चबूतरे को गिरा देती है ठोकर मारकर और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, आखिर क्या हो गया ऐसा जो तुम्हें ऐसा करने की जरूरत पड़ गई। लेकिन यहाँ पर जो संतोष होता है वह फूट फूट कर रोता रहता है और कहता है कि मैडम आप यहाँ पर क्यों आए, आप यहाँ से चली जाओ और मुझे ये सब कुछ करने दो। जो रजनी होती है वह उसे समझाती है, कहती है कि देखो ऐसा मत करो, हर समस्या का समाधान होता है, लेकिन ये कोई मतलब नहीं हुआ। उसके बाद जो संतोष होता है वह कहता है कि आपको पता है कि मेरी जिंदगी कैसी हो गई है, तो वो कहती है कि नहीं मुझे तो नहीं पता, लेकिन तुम बताओ कि कैसी हो गई है, क्योंकि मैंने तो तुम्हारे बारे में केवल यही सुना है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, समाज के लिए बहुत कुछ किया करते हो। क्योंकि यहाँ पर जब से रजनी के साथ ये सब कुछ हुआ था उसके बाद से स्कूल के अंदर जो खाना बनाने के लिए महिलाएं आया करती हैं वह इस बात को कहा करती हैं कि उसकी सरपंची भी छूट गई और दूसरा सरपंच बन चुका है। तभी यहाँ पर जो संतोष होता है वो कहता है कि ठीक है मैडम, फिर आपको पता नहीं चलेगा, आप यहाँ से चली जाओ, मुझे जो कुछ करना है वो करने दो। ऐसा कहकर वह उसे यहाँ से जाने के लिए कहने लगता है, लेकिन तभी जो रजनी होती है वह उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा करने लगती है, कहती है कि नहीं तुम ऐसा नहीं करोगे और चलो मेरे साथ। इस बात को सुनकर जो संतोष होता है वह मना करने लगता है, लेकिन तभी रजनी की जो नजर होती है वो उन फोटोज पर पड़ जाती है जो फोटो टेबल पर रखे हुए थे और उनमें से एक फोटो रजनी का भी था। उसके बाद वह उसका हाथ छोड़ती है और जो संतोष होता है वो तो वहीं पर बैठकर रोता रहता है, लेकिन जो रजनी होती है वो टेबल पर रखे हुए सारे मैटर को पढ़ लेती है और उसे उसकी जिंदगी के बारे में सारी बातें पता चल जाती हैं। इन सभी बातों को पढ़ने के बाद और देखने के बाद उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं, क्योंकि उसकी जिंदगी की सारी सच्चाई उसके सामने थी। और उसके बाद वह एकदम से संतोष के पास जाती है और कहती है कि चिंता मत करो, ऐसे समय में ना तुम्हें एक दोस्त की जरूरत है जो तुमसे बातचीत कर सके, और ये लो मेरा नंबर, मुझसे बातचीत कर लिया करना और तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, अपने घर जाओ, आराम से रहो, मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। जो कुछ भी तुम्हारे साथ गलत हुआ ना उसका मैं अपने आप इंतजाम कर दूंगी और गांव के लोग फिर से तुमसे प्यार करने लगेंगे। ऐसा कहकर वह उसे सहारा देती है और अपनी कसम चढ़ाकर उसे वहां से गांव की तरफ रवाना कर देती है। लेकिन साथ ही उन दोनों ने एक दूसरे का नंबर ले लिया था और नंबर लेने के बाद वो दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। अब इन दोनों के बीच में जब बातचीत का सिलसिला चालू होता है तो यहाँ पर जो रजनी होती है उसे संतोष की अच्छाइयों के बारे में पता चलता है। हालांकि उसकी उम्र 31 साल है और उसकी खुद की उम्र 24-25 साल है, तो इससे फर्क तो काफी ज्यादा पड़ता है। लेकिन न जाने कैसे जो रजनी होती है वह संतोष से प्यार कर बैठती है। जब वह उसे प्यार कर बैठती है तो एक दिन बातों के दौरान ही वह उससे अपने प्यार का इजहार कर देती है, और जैसे ही रजनी संतोष से अपने प्यार का इजहार करती है तो उसके बाद संतोष मना करने लगता है, कहता है कि नहीं आप ऐसा क्यों करोगी, देखो मैं कहां और आप कहां, मेरी शादी हो चुकी थी और मेरी जो पत्नी है वो मुझे छोड़कर जा चुकी है, तो आप मेरे से शादी भला कैसे कर सकती हैं। लेकिन तभी यहाँ पर जो रजनी होती है वो कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका तलाक हो चुका है, तुम बहुत अच्छे इंसान हो और अच्छे इंसान की तलाश मेरी काफी दिनों से हो रही थी, लेकिन अब शायद लगता है तुम पर जाकर खत्म हो गई है और मैं तुम्ही से शादी करना चाहती हूँ। संतोष कई बार मना भी करता है, लेकिन रजनी इस बात के लिए जिद करती है और उसके बाद वो उससे कहती है कि ठीक है तुम ऐसा करो, गांव छोड़कर शहर में आ जाओ और यहीं पर मेरे साथ मेरे घर पर रहो।
इसके बाद संतोष मना करता हुआ वहां पर भी पहुंच जाता है और वहां पर जाने के बाद दोनों एक साथ रहने लगते हैं। जब कुछ दिनों वो दोनों एक साथ रहते हैं तो उसके बाद जो संतोष होता है उससे भी रजनी से प्यार हो जाता है, और जब रजनी और संतोष दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है तो उसके बाद जो रजनी होती है वह अपने माता पिता से इस बात की जाहिर करती है कि मुझे ना संतोष से शादी करनी है। जब माता पिता संतोष के बारे में पूछते हैं तो वे एकदम से मना करने लगते हैं, कहते हैं कि बेटी बावली तो नहीं हो गई, वो तलाकशुदा है, उससे भला तुम शादी कैसे कर सकती हो। लेकिन इस बात को सुनकर रजनी जो होती है उसकी सारी अच्छाइयों के बारे में उनको बताती है और कहती है कि माँ बाबूजी ऐसा लड़का मुझे ढूंढने से नहीं मिलेगा। पैसे की तो बात है, पैसा तो मैं कमा लिया करती हूँ, लेकिन जो दूसरे के लिए इतना कर सकता है तो खुद से प्यार करने वाली के लिए भला कितना करेगा। इस बात को सुनकर माता पिता भी सोच विचार करते हैं, लेकिन फिर भी वो मना करते हैं। लेकिन जो रजनी होती है वो अपने माता पिता से साफ साफ बोल देती है और कहती है कि मैं कमाया करती हूँ और वैसे भी मुझे एक दिन तो शादी करनी है, तो इससे करूँ, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और शादी में उसके माता पिता भी सम्मिलित हो जाते हैं। शादी होने के बाद संतोष और रजनी एक साथ वहीं पर रहने लगते हैं और अब जो संतोष है वह गाँव वालों की तरफ ना सोचकर अपने जीवन के बारे में सोचता है और खुद भी इधर उधर छोटा मोटा काम अपने लिए ढूंढने लगता है, यानी कि प्रॉपर्टी डीलर टाइप का। पत्नी नौकरी किया करती है, पति प्रॉपर्टी डीलर बन गया है और वह प्रॉपर्टी डीलिंग किया करता है। उधर यहाँ पर जो गांव वाले होते हैं वह जब हरपाल सिंह की सरपंची देखते हैं तो उसमें यानी कि संतोष में और हरपाल सिंह में उन्हें बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखाई देता है, और इसी वजह से जो गांव वाले होते हैं वह अब संतोष को ढूंढते ढूंढते उसके पास तक आ जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि भाई गांव वालों से गलती हो गई और तुम ऐसा करो, वापस से चलो और तुम ही सरपंची के लायक हो और इस बार जब इलेक्शन होंगे तो तुम्हें ही सरपंची करनी है। लेकिन संतोष मना कर देता है, कहता है कि देखिए आपके लिए मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन उसके बाद भी गाँव वालों को रवैया इस तरह का रहा मेरे साथ, और मैंने तो ये तक करने की कोशिश कर ली थी, वो तो भला हो रजनी का जो उस टाइम पर वहां पर आ गई और उसके बाद अब ये मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई, वरना मैं तो कब का इस दुनिया को छोड़कर जा चुका होता। गांव वाले बार बार जब उन्हें पता चल जाता है तो अलग अलग व्यक्ति यहां पर आकर उससे गुहार लगाया करता है कि भैया आप भी आओ और आप ही आकर सरपंची संभालो, उसके बस का नहीं है, वो तो बहुत ही बेकार है और वो तो गांव में कोई विकास कर ही नहीं रहा। लेकिन जो संतोष होता है वह मना कर देता है, फिलहाल तो वह मना कर रहा है, आने वाले टाइम में शायद वो हो सकता है इस बार सरपंची का इलेक्शन लड़े या ना लड़े, ये तो भविष्य की गोद में ही छुपा हुआ है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।